Hello everyone, today I'm going to start a new chapter that is Federalism। इससे पहले हम पावर शेयरिंग की वीडियो जो है अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम फेडरलिज्म आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग से कनेक्टेड है और इस चैप्टर के अंदर हम पावर शेयरिंग के जो डिफरेंट फॉर्म्स थे गवर्नमेंट के उनमें से एक फॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को समझेंगे कि किस तरीके से पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसके पास कौन सी पावर्स हैं और किस तरीके से हमने जो थर्ड लेवल है उसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, क्या अमेंडमेंट्स करी गई हैं उसके रिगार्डिंग, वो सब चीजें समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, तो उसमें हमने समझा रहा कि बेल्जियम जो था उसने मेजॉरिटेरियन सिस्टम को अडॉप्ट ना करके उसने यूनिटरी से अपने आप को फेडरल में कन्वर्ट किया था। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चेंज किया। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो यूनिटरी और फेडरल का डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों हुआ कि बेल्जियम ने अपने आप को यूनिटरी से फेडरल में कन्वर्ट किया है। देखिए क्या हुआ था कि बेल्जियम के अंदर जो अलग अलग कॉम्पोजिशन था, डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थी और उस वेरिएशन की वजह से एक गवर्नमेंट का सेटअप होना काफ़ी मुश्किल था, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती, रियॉट्स इंक्रीज होते। तो उन सारी सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज कर दिया। यहाँ पर लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को कई बार बदला गया। क्यों बदला गया? वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर अपने हाथ में पावर होल्ड करती है और वो रीजनल गवर्नमेंट को कोई पावर दे भी देगी तो वो वापस कभी भी उस पावर को छीन सकती है। तो ऐसे में उस कंट्री के अंदर एक यूनिटी बनकर नहीं रह सकती थी, गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर सकती थी, अल्टीमेटली दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो कह रहे हैं कि जो रीजनल गवर्नमेंट थी हैड द पावर्स, उनके हाथ में पावर्स दी गई काम करने के लिए, बट देयर वाज नॉट एन ऑटोनॉमी रिगार्डिंग दिस, कि उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है कि वो अपने काम को अपने तरीके से इजीली कर सके। दे आर इन द होल्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कहेगी, जैसा कहेगी उनको वैसा ही करना होगा। जस्ट दे हैड द पावर्स इन रिटन, कि हाँ पावर्स है लेकिन वो पावर को कभी भी छीना जा सकता है। फिर वो कह रहे हैं इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। फाइनली 1993 जो रीजनल गवर्नमेंट थी, जितनी भी रीजनल गवर्नमेंट थी अलग अलग स्टेट्स में, उन सबके हाथ में जो पावर दी गई वो ऑटोनॉमी के साथ दी गई, कि अब जो है ना पावर उनसे छीनी नहीं जा सकती। सेंट्रल ने जो पावर्स उठाकर दी स्टेट गवर्नमेंट को, वो पावर एज इट इज रहने वाली है। देखिए क्या लिखा है, इन 1993 रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, दैट मीन्स उनकी अथॉरिटी को डिफाइन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब उन्हें से इन पावर्स को कोई भी नहीं छीन सकता। यही पॉइंट पर 10 बेल्जियम शिफ्टेड, तो क्या रखा गया कि जो बेल्जियम है उसने अपनी गवर्नमेंट कहां से कहां शिफ्ट करी है, यूनिटरी से फेडरल में। यूनिटरी सिस्टम जहां पर एक के हाथ में सारी पावर रहती है, वो पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता जरूर है पर वो पावर को वापस से छीन सकता है। और फेडरल क्या है कि जहां पर ऑटोनॉमी क्रिएट कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि अगर आपको पावर दी गई है तो वो सिर्फ आपकी है, कोई आपसे उस पावर को छीन नहीं सकता। फिर कह रहे हैं कि श्रीलंका की बात करें तो अगर श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, अब उसके बिहाफ पर कंडीशन क्या थी कि जिस भी गवर्नमेंट की, जिस भी कम्युनिटी की मेजॉरिटी है उसी की गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब इस बिहाफ पर जो भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटी सेक्शन में आती है, उन सबको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी एट दैट टाइम। तो वो श्रीलंका ने क्या किया, अभी भी मेजॉरिटी सिस्टम को अडॉप्ट करके रखा और गवर्नमेंट सिस्टम कैसा रखा, यूनिटरी सिस्टम, कि एक के हाथ में पावर रहेगी और वो पावर्स को डेलीगेट नहीं करेगा, वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वापस उनसे किसी भी टाइम छीन सकता है। ठीक है, तो कोई अपनी ऑटोनॉमी के बेसिस पर वहां काम नहीं कर सकता था। दैट वाज द पॉइंट। अब हम जो समझने वाले हैं वो है हमारा यूनिटरी और फेडरल का डिफरेंस। देखिए यूनिटरी और फेडरल हमने समझा कि किस तरीके से श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर अलग अलग स्टोरीज थी, किस तरीके से मेजॉरिटी सिस्टम था और एक जगह पर यूनिटरी से फेडरल में कन्वर्ट किया। तो यूनिटरी से जो फेडरल में कन्वर्ट किया है वो एक्चुअल में हमें डिफरेंस को समझना है कि इसमें रियल डिफरेंस होता क्या है। देखिए यहाँ पर हमने एक पहली हेडिंग उठाकर रखी है, दैट इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का यूज करना। दैट मीन्स यूनिटरी के अंदर कितने लेवल्स हो सकते हैं और फेडरल के अंदर कितने लेवल्स हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। यूनिटरी का यूनिट से मतलब समझ में आता है 1, तो यहाँ पर आपका 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिलने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा लेवल्स हो, बट जितने भी लेवल्स यहाँ पे रखे जाएंगे उस मेन 1 लेवल के अंडर रहेंगे वो सारे, उसके सब यूनिट्स बनकर काम करेंगे या सबऑर्डिनेट बनकर काम करेंगे। सबऑर्डिनेट मींस कि उसके अंडर रहकर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, कभी भी उनसे पावर को छीना जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि यूनिटरी के तो हमें समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पर 1 लेवल है, हो सकता है 1 से ज्यादा हो, लेकिन वो सबऑर्डिनेट बनकर काम करेंगे। लेकिन
अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल के अंदर हमारे एक से ज्यादा नहीं बल्कि 2 से ज्यादा लेवल्स का होना जरूरी है। 2 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर आप कितने भी लेवल्स रखो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंट्रीज फिजिकल फीचर कि कितनी बड़ी कंट्री है, क्या लार्ज साइज है, पॉपुलेशन साइज कैसा है, दैट डिपेंड्स ऑन ओनली दिस सिचुएशन। तो आपके 2 मिनिमम लेवल होना जरूरी है। तो फेडरल सिस्टम के अंदर और यूनिटी में पहला डिफरेंस है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कि कितने लेवल रखे जाते हैं। फिर आता है ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कई बार कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या करती है, अपनी मर्जी चलाती है, जो भी वो कहेगी उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी जाएंगी जरूर, लेकिन वो पावर्स को कभी भी उनसे छीना जा सकता है, ठीक है, कभी भी उनसे लिया जा सकता है। प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ऑटोनॉमी नहीं है, दैट मीन्स कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, क्लियर। लेकिन फेडरल के अंदर इसी का उल्टा है, इसीलिए काफी अच्छा भी माना जाता है गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर कि वो कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो सेपरेट है और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट है। अब वो सेपरेट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपने तरीके से अपनी स्टेट की कंडीशंस को समझकर जो भी डिसीजन लेगी वो बेस्ट होगा उसका। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है कि वो उसमें बीच में इंटरफेयर करे कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के अंदर किस तरीके से काम कर रही है। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट आता है आपका ज्यूरिसडिक्शन। नाउ ज्यूरिसडिक्शन क्या कहता है? दैट मीन्स अथॉरिटी, कि आपकी जो अथॉरिटी है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स लिखी गई है वो सेंट्रल की और स्टेट की क्या सेपरेटली हमारे डिफाइन करी गई है यूनिटरी सिस्टम के अंदर? तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी मेंशन की गई है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को वहां मेंशन किया गया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे ना दे उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम फेडरल की बात करें तो वहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों की पावर्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है। स्टेट अपनी ऑटोनॉमी के साथ काम करता है और कहीं पर भी सेंट्रल उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, कहीं वो पावर्स को उनसे छीन नहीं सकती। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक फेडरल गवर्नमेंट की कि ज्यूरिसडिक्शन जो है उसकी अलग से डिफाइन करी गई है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनली उसको गारंटी किया गया है कि इन केस कोई अगर आपकी पावर को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को छीनने की कोशिश करेगी भी तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स जो हैं उसके बेसिस पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स है यूनिटी और फेडरल के, लेकिन ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेडरल सिस्टम के बेसिस पर इस चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पेपर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फाइनली हम फेडरलिज्म को समझने जा रहे हैं कि फेडरलिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फेडरलिज्म।